बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में, जो कि 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का कल पेपर लगा हुआ है AAC 105 का, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। हो सकता है बीच बीच में और जो प्रश्न बताऊं तो कुल मिलाकर के 200 भी हो सकते हैं आपके प्रश्न। तो आप इस वीडियो को एक प्रकार से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही तीव्र गति से मैं हर एक प्रश्नों को समझाने का प्रयास करूंगा और आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड पढ़ना है, ठीक है। इसमें AAC 105 वाले पेपर में BA सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हुज वर्क इज कॉन्सेप्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन बताएं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से? तो किसने लिखा इस पुस्तक को? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल, जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड ने इस पुस्तक को लिखा है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द इजिप्ट मतलब कि द इजिप्टियन या द इजिप्शियंस किसकी रचना है? इजिप्ट माने होता है मिस्र, मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, तो इजिप्ट से रिलेटेड है ये। अब ये पूछा गया है कि हुज वर्क इज द इजिप्टिशियन, बताएं। द इजिप्टिशियन पुस्तक किसने लिखी है? इन चार ऑप्शन में दिए गए, चार ऑप्शन में जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड, JB प्रिचार्ड, सबाटिनो मोस्काटी और सिरिल अल्ट्रेड। किसने लिखा इस पुस्तक को? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसको लिखा है सिरिल अल्ट्रेड ने। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दी सुमेरियन दियर हिस्ट्री कल्चर और करेक्टर, ये किसकी रचना है? बताएं। दी सुमेरियन दियर हिस्ट्री कल्चर और करेक्टर, बताएं इस पुस्तक को किसने लिखा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक के लेखक हैं बिल्कुल SN क्रामर ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है स्टुअर्ट पिगट ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। अगला प्रश्न है, बसंत एवं शरद इतिवृत्त किस सभ्यता से संबंधित है? बसंत एंड शरद जो एक प्रकार से इतिवृत्त है, ये किससे संबंधित है? किस सभ्यता से? सुमेर सभ्यता, सिंधु सभ्यता, चीन सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो ये किससे संबंधित है भैया? ये संबंधित है आपका किससे? बिल्कुल, ये चीन की सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। 5 उत्कृष्ट ग्रंथ किस सभ्यता से संबंधित हैं? 5 उत्कृष्ट ग्रंथ जो हैं ये किससे संबंधित हैं? ये चाइना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मेसोपोटामिया की सभ्यता की, देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय जो हुआ है इराक, जिसे कि पूर्व में मेसोपोटामिया कहते थे इराक को ही, तो उसी में सर्वप्रथम प्रारंभिक शहरों के अस्तित्व में आने का एक प्रकार से प्रमाण मिलता है। मेसोपोटामिया जो शब्द है बेसिकली दो शब्दों से मिलकर के बना है, मेसो और पोटामिया। मेसो को मेसोस बोलते हैं, मतलब मेसोस और पोटामोस, ये दो शब्द हैं यूनानी भाषा के। तो मेसोस और पोटामोस दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है मेसोपोटामिया। मेसोस का मतलब होता है बीच और पोटामोस का मतलब होता है नदी, यानी नदी के बीच का इलाका ही मेसोपोटामिया कहा जाता है, ठीक है। नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया आप कह सकते हैं, ठीक है। तो दो नदियों के बीच में ये एक प्रकार से है, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में मतलब इराक के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली दो सरप्रमुख नदियां हैं वहां पर, एक है दजला और दूसरी है फरात। तो दजला को टाइग्रिस भी बोलते हैं और फरात को एक प्रकार से यूफ्रेटस भी बोलते हैं। तो दजला और फरात इन दोनों नदियों की एक प्रकार से, और ये फारस की खाड़ी में जाकर के नदी गिरती हैं, इन दोनों नदियों के बीच का जो इलाका है दजला और फरात के, उसी को मेसोपोटामिया कहा गया है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ये दो नदियों के बीच में है। अगर तो यहाँ पर आप करेंगे क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन लगाएंगे, दजला और फरात। क्या लगाएंगे भैया? दजला और फरात। तो यहाँ से आपके कई प्रश्न इतने में बन चुके हैं, ठीक है।
मेसोपोटामिया शब्द किस दो भाषाओं से बना है? मेसोस और पोटामोस। मेसोस का मतलब क्या होता है? बीच में। पोटामोस का मतलब क्या होता है? नदी, यानी दो नदियों के बीच का इलाका कहलाता है आपका, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने डी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, ये एक प्रकार से, इसमें कई सभ्यता हैं। जैसे आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब हैं। ऐसे ही मेसोपोटामिया में कई सभ्यताएं हैं। मेसोपोटामिया के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रमुख सभ्यताओं को सम्मिलित किया जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता में। पहली सभ्यता है आपकी सुमेरियन सभ्यता, दूसरी सभ्यता बेबीलोनियन सभ्यता। बेबीलोनियन सभ्यता को ही अक्कादियन सभ्यता भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और तीसरी है असीरियन सभ्यता। ये 3 सभ्यताएं जो हैं ये मेसोपोटामिया के अंदर ही हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो सुमेरियन सभ्यता है इसकी अगर बात करें तो सुमेरियन सभ्यता जो है ये भारत की खाड़ी में जहाँ दजला और फरात नदियाँ गिरती हैं, इन नदियों के मुहाने के बीच प्राचीन काल में सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई, ठीक है। सुमेर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अक्काद प्रदेश था जिसकी राजधानी बेबीलोन थी, और यहीं बेबीलोन की सभ्यता का विकास हुआ या अक्कादियन सभ्यता का विकास हुआ। तो इस तरीके से सभ्यताओं का विकास होता चला गया। दजला और फरात नदियों के बीच की भूमि है, इसीलिए इसको मेसोपोटामिया कहते हैं। 3 सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यता, ये दजला और फरात के बीच में ही तीनों सभ्यताएं हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। नील नदी को ही मिस्र का वरदान कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, सिंधु नदी की घाटी में, मतलब सिंधु नदी की घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। हांगहो की अगर बात की जाए, आप देखेंगे जितनी भी 4 प्रमुख सभ्यताएं हैं पूरे के पूरे संसार में, 4 सभ्यताएं बहुत हैं। एक तो आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता है, दजला और फरात नदियों के बीच में उसका विकास हुआ। मिस्र की सभ्यता का विकास आप देखेंगे तो नील नदी के बीच में हुआ है, मिस्र नदी को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ है। आप देखेंगे जो यांग सिटी क्यांग नदी है उसके बीच में हांगहो नदी और यांग टीसी क्यांग के बीच में चीनी सभ्यता का विकास हुआ है। तो ये 4 प्रमुख सभ्यताएं हैं जिनका विकास नदियों किनारे हुआ है। यानी कि जो सभ्यताएं हैं उनका विकास किसके किनारे होता है? नदियों के किनारे होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? एरेक तथा सुमेर के जो राजा थे उनके उपाधि किसने धारण करी थी? तो उम्मा नगर राज्य के शासक लूगल थे। लूगल जग्गिसी ने एरेक नगर को अपनी राजधानी बनाया था और इस शासक ने लगास नगर को भी ध्वस्त कर दिया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन लूगल जग्गिसी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर नगर में प्रेम और विलास की कुमारी देवी कौन थी? बताएं, प्रेम और विलास की कुमारी देवी, बताएं सभी लोग। उर राज्य के महानतम शासक थे उर एनगुर। उन्होंने संपूर्ण सुमेरिया के लिए विश्व इतिहास की प्राचीनतम विधि संहिता बनाई थी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या है कि उर नगर में जो प्रेम और विलास की देवी थी वो कौन थी कुमारी देवी? इस्तर, बाऊ, निनलिन या फिर इन्नीनी? बताएं। तो इन्नीनी तो धरती की देवी हैं। इन्नीनी किसकी देवी थी? इन्नीनी धरती की देवी हैं। बाऊ की अगर बात की, देवी बाऊ जो हैं ये लगास की देवी हैं, ठीक है, लगास नगर से संबंधित हैं, ठीक है। और निनलिन की बात की जाए, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा में आ सकता है, बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपसे पूछा गया कि उर नगर में प्रेम और विलास की कुमारी देवी कौन थी? तो कौन थी भैया? वो थी इन्नीनी। उनका क्या नाम था? इन्नीनी। इन्नीनी ही एक प्रकार से, इन्नीनी जो थी वो किस नगर से थी? इन्नीनी की अगर बात की है तो धरती की देवी माना जाता है और उर नगर से थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुड़िया राजा ने बाऊ देवी की अर्चना हेतु एक कविता रची। बाऊ किस नगर की प्रमुख देवी थी? बाऊ किस नगर की प्रमुख देवी थी भैया? तो देवी बाऊ जो थी वो लगास नगर की थी। लगास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछेगा एनलिल जो कि प्रेमिका
निनलिन की प्रेमिका है एनलिल, तो वो नूपुर प्रदेश से संबंधित हैं। असुर प्रदेश से असुर संबंधित हैं। निकार साग जो है लगास से हैं। देवी बाऊ भी लगास से हैं। किस नगर था उस समय, उसमें निगार साग दुखियों की माता कही जाती है निगार साग को, ठीक है, तो वो थी। नूपुर की अगर बात करें, नूपुर शहर से कौन है, नूपुर शहर से एनलिल है प्रेमिका, ठीक है, जो कि है एनलिल प्रेमिका है निनलिन की, ठीक है। उरनगर तो आप जानते हैं इन्नीनी थी, ठीक है, धरती की देवी हैं। इसके अलावा ये सब आप ध्यान से जो है रखिए। बेबी लोन की अगर बात करें तो बेबी लोन के थे मरदूक देवता, ठीक है, ओके। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, मरदूक थे। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। ये बात ध्यान रखें, मरदूक जो थे यही थे, बेबीलोन के और निबिदेह के भी थे, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरदूक, राइट आंसर होगा। अच्छा ये बताएं, अक्काद का शासक सारगन किस वर्ष गद्दी पर बैठा था। अक्कूद मतलब अक्काद का जो शासक था सारगन, वो किस वर्ष गद्दी पर बैठा था, तो किस वर्ष गद्दी पर बैठा था भैया, वो बैठा था गद्दी पर 2350 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेसापोटामिया की लिपि थी, मेसापोटामिया की लिपि कैसी थी, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मेसापोटामिया की जो लिपि थी वो कैसी थी, चित्रात्मक लिपि थी। तो इसका 9वें का करेक्ट मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी लिपि कैसी थी, सॉरी एक मिनट, मेसोपोटामिया की लिपि जो थी किलाक्षर लिपि थी। मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर थी। सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रलिपि थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलाक्षर। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी, गेहूं, जौ, मटर या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी को क्या कहते थे, मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी को क्या कहते थे, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। युद्ध और प्रेम की देवी, युद्ध और प्रेम की देवी, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। युद्ध और प्रेम की देवी बताएं, इन्नाना, सरस्वती, इनमें से कोई नहीं, या फिर डर। तो युद्ध और प्रेम की देवी जो थी मेसोपोटामिया में वो कौन थी, बिल्कुल राइट आंसर आपका है इन्नाना। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। इन्नाना जो थी, इन्नाना जो थी एक प्रकार से, इन्नाना का प्रतीक वैसे जो आपका सूर्य तारा है वो इन्नाना का प्रतीक हुआ करता था उस दौरान, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन्नाना जो थी, इन्नाना की अगर बात करें तो इन्नाना कौन थे, मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी के रूप में इन्नाना का नाम आता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी, द स्क्रिप्ट ऑफ द पीपल ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज, देवनागरी लिपि, चित्रात्मक लिपि, कीलाक्षर लिपि या सैंधव लिपि। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कीलाक्षर लिपि, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, झूलते बाग किस बाग मतलब किस सभ्यता की देन है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है, तो झूलते बाग किस सभ्यता की देन है भैया, झूलते बाग जो है ये मेसो मतलब सॉरी बेबीलोनिया सभ्यता की देन है, बेबीलोनिया सभ्यता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा ये बताइए, विश्व निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की अगर बात की है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती है। सिंधु घाटी भी सभ्यता उसी के समकालीन है लगभग। अच्छा, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है, जो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता है वो है सुमेरियन सभ्यता। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीली नदी किसे कहते हैं बताएं, व्हिच इज कॉल्ड द येलो रिवर, पीली नदी किसको कहते हैं इनमें से, यांगसी को, सिक्यांग को, हांसू को या फिर होंगहो को। तो पीली नदी किसको कहते हैं, पीली नदी कहते हैं होंगहो को। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कृषि पंचांग किस स्थान पर मिला जिसे कृषि संबंधी अभिलेख कहा जाता है। विश्व का प्रथम कृषि पंचांग पंचांग जो है वो किस स्थान पर मिला जिसे कृषि संबंधी अभिलेख कहा जाता है, तो कहाँ पर मिला था भैया, वो आपका मिला था नूपुर में, नीपुर में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस
वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? बताएं, निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की निर्माण की गई थी? तो कब की गई थी? बिल्कुल राइट आंसर है आपका 5000 ईसा पूर्व में की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना का संबंध था? मेसोपोटामिया की देवी जो थी इन्नाना का संबंध किससे था? इन्नाना का संबंध था भैया प्रेम और युद्ध, ठीक है, लव एंड वार। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असुर असुर बनिपाल कहाँ के शासक थे? असुर बनिपाल जो था कहाँ का शासक था? असुर बनिपाल असीरिया का शासक था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के उर देवता संबंधित थे? मेसोपोटामिया के जो उर देवता से कहाँ संबंधित थे? वो चंद्र से संबंधित थे। उर देवता जो थे किससे संबंधित थे? चंद्र से संबंधित थे उर देवता। जैसे अपने यहाँ पर जो चंद्रमा है वही उनके यहाँ पर कौन थे? उर थे, ठीक है। तो उर किससे संबंधित है भैया? उर आपके चंद्रमा से संबंधित थे, ठीक है। ऐसे ही आपसे और पूछेगा, अनुपम जो है, अनुपम वो स्वर्ग से संबंधित था, एनलिल पृथ्वी से, इनकी पानी से, समस सूर्य से, सिन चंद्रमा से, निरुतरता प्रकृति से, रम्मान जो थे वो तूफान से, नींबू मतलब कि नबू जो थे वो विद्या से, और मर्दूक जो थे वो प्रकाश से संबंधित देवता माने जाते हैं। जिसमें उर देवता भी आपके, उर जो हैं ये आपके किससे हैं? उर जो है मेसोपोटामिया में ये चंद्र से संबंधित माने जाते हैं। किससे? चंद्र से, ठीक है। सूर्य किससे है? सूर्य सूर्य समस, ठीक है। जल की बात की तो जल के कौन है? बताएं। जल के देवता सुमेर हैं, ठीक है, सुमेर। वायु के भी सुमेर हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? मेसोपोटामिया, चीन, रोम या यूनान? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। मेसोपोटामिया से शहरी जीवन की शुरुआत हुई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो गिलगामेश महाकाव्य का जो संबंध है वो किससे है भैया? मेसोपोटामिया से है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताएं। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो वो था आपका सारगन प्रथम। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिगुरत का संबंध निम्नांकित में से किससे था? तो जिगुरत का संबंध किससे था भैया? जिगुरत का संबंध था मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सठ दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? तो सठ दार्शनिक प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित थी मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किलाक्षर लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? ये भी प्रश्न पूछेगा तो आपका क्या होगा? मेसोपोटामिया की ही सभ्यता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सांगकालीन राजवंशीय काल में सामाजिक संगठन था? तो सामाजिक संगठन विघटित था, बिल्कुल विघटित था। सांगकालीन राजवंशीय काल में जो सामाजिक संगठन था वो पूर्ण रूप से विघटित था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो सांगकालीन जो है राजवंश है ये आपको चाइना की सभ्यता में मिलेगा। तो चीन की सभ्यता से बनने वाला ये प्रश्न है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चीन की सभ्यता ह्वांगहो नदी किनारे जो है उसके विकसित हुई है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो चीनी सभ्यता की अगर बात की जाए, चीनी सभ्यता में ही कई प्रकार की चीज़ें का विकास आप देखते हैं होता है। लाओत्से कहाँ संबंधित है? तो चीनी सभ्यता से ही रिलेटेड है लाओत्से। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? जो है सांगकालीन राजवंशीय काल में मतलब कि राजवंशीय काल में सामाजिक संगठन विघटित था। अगला प्रश्न, सांगकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? सांगकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन, कृषि और शिकार, तीनों। डी ऑप्शन राइट आंसर का उपरोक्त तो सभी। सांगकालीन समय में खेती का मतलब खेती का कार्य कौन करता था? तो खेती का कार्य कौन करता था? केवल पुरुष क्या करते थे? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सांगकालीन लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? सांगकालीन लोग जो थे मुख्य रूप से पितरों की पूजा करते थे। अपने पितर माने जो अपने बाप दादा जो मर जाते थे उन्हीं की पूजा करते थे। आजकल भी आप देखते हैं भारत में हम लोग जैसे हिंदू धर्म के लोग जो हैं पितरों की पूजा करते हैं, ठीक है। पितृपक्ष आता है नवरात्र के 15 दिन पहले, ठीक है। तो 15 दिन लोग अपने पितरों को पानी देते हैं, भोजन देते हैं, ये सब करते हैं। तो अगला प्रश्न, पतंग उड़ाने की कला सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? पतंग उड़ाने की कला सबसे पहले विकसित हुई चाइना में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
चीन की सभ्यता को किस नाम से पुकारते हैं? चीन की सभ्यता को पीली सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ह्वांगहो नदी को पीली नदी कहते हैं, इसीलिए इसको पीली नदी घाटी सभ्यता चीनी सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, नील नदी घाटी सभ्यता मिस्र की नदी को कहते हैं, मतलब मिस्र की सभ्यता को नील नदी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की संस्कृत सभ्यता को कहते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता तो आप लगते हैं बेबीलोनिया, सुमेरिया, इन सभी को मेसोपोटामिया, क्योंकि मेसोपोटामिया अभी मैंने आपको बताया था कि 2 शब्दों से मिलकर का है, बना हुआ है, जिसमें दजला फरात नदी के बीच के इलाका जो है उसी को मेसोपोटामिया कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, चीन की सबसे बड़ी नदी भी ह्वांगहो हुई है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पीली नदी भी इसी को कहते हैं। चीन की प्रमुख नदियों में सिक्यांग, ह्वांगहो, यांगसी, टिक्यांग, ये सब चीन की नदियां हैं। प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय प्रथा किसकी पूजा थी? बताएं। प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय जो है प्रथा किसकी पूजा थी? पूर्वजों की पूजा करना सबसे प्राचीन प्रथा, ए ऑप्शन। चाऊकालीन पारिवारिक व्यवस्था क्या थी? चाऊकालीन पारिवारिक व्यवस्था जो थी वो क्या थी? संयुक्त परिवार प्रणाली व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन चीनी उद्योग के बहुत से लेख जिस ग्रंथ से संग्रहित थे उसका क्या नाम था, मतलब उसका क्या था, उसे क्या कहते थे? बताएं। प्राचीन चीनी गद्यांशों के बहुत से लेख जिस ग्रंथ से संग्रहित हुए हैं उसे क्या कहते थे? उसको बोलते थे सूचिंग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। सूचिंग की और किस नाम से जाना जाता है? तो सू चिंग की को और किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं क्लासिक ऑफ हिस्ट्री। क्लासिक ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राचीन चीनी साहित्य क्लासिकल ऑफ हिस्ट्री, क्लासिकल ऑफ हिस्ट्री या सॉरी क्लासिकल ऑफ पोइट्री, प्राचीन चीनी साहित्य को, प्रश्न क्या है? अच्छा बताए, प्राचीन चीनी साहित्य जो है क्लासिकल ऑफ पोइट्री किस शासक के शासन काल से संबंधित है? तो ये चाऊकालीन है संबंधित, ऑप्शन नंबर इसका, ठीक है, चाऊकालीन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, प्राचीन चीनी सभ्यता को कौन से साहित्य का संबंध शकुन परीक्षण से है? बताएं। तो ई चिंग का, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांग युग में चीनी सभ्यता की धार्मिक नीति क्या थी? सांग युग में जो थी चीनी सभ्यता की धार्मिक नीति वो थी बहुदेववादी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये बढ़िया प्रश्न आ चुका है। मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध सभ्यताएं, बताइएगा भाई, सभी लोग बताएंगे मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध सभ्यताएं कौन सी थी? मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध सभ्यताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध सभ्यताओं में सुमेरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता और बेबीलोनिया सभ्यता, तीनों सभ्यताएं शामिल थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन 2 नदियों के बीच में हुआ है? दजला और फरात, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहा जाता है? तो उसको मेसोपोटामिया कहा गया, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया में छोटे जमींदार व्यापारी किस वर्ग के सदस्य थे? तो इसमें मध्यम वर्ग के हुआ करते थे, छोटे जमींदार और व्यापारी लोग मध्यम वर्ग में आते थे। इराक को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहते थे, ए ऑप्शन। मेसोपोटामिया में जिन प्रसिद्ध सभ्यताओं का विकास हुआ उसमें प्रथम सभ्यता कौन सी थी? उसमें प्रथम सभ्यता कौन सी थी भैया? सुमेरियन सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुमेरियन सभ्यता का नामकरण किस नगर के नाम पर हुआ? सुमेरियन सभ्यता का नामकरण सुमेर नामक एक नगर के नाम पर हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सुमेरियन सभ्यता का विकास दजला फरात नदी के किस भाग में हुआ है? तो दक्षिणी भाग में हुआ है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, साहित्यिक साक्ष्यों की कमी के कारण से निम्न में से जिस सभ्यता के संदर्भ में सूचनाएं कम प्राप्त हुई हैं वो कौन सी है? वो है सुमेरियन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मिस्र की सभ्यता का विकास अफ्रीका के उत्तरी भाग में किस नदी घाटी में हुआ था? मिस्र की सभ्यता का विकास अफ्रीका के उत्तरी भाग में किस नदी घाटी में हुआ था? तो नील नदी की घाटी में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, किस इतिहासकार ने मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान माना है? तो किस इतिहासकार ने माना? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस इतिहास के पिता भी हैं। अगला प्रश्न, मिस्र की सभ्यता में विश्व के लोगों को परिचय किसने सर्वप्रथम करवाया था?
तो मिस्र की सभ्यता से विश्व के लोगों को परिचय किसने करवाया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था, फ्रांसीसी सम्राट थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिस्र की सभ्यता के प्रांतों के शासक को क्या कहते थे? तो मिस्र की सभ्यता में प्रांतों के शासक को नोमार्क कहा जाता था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मिस्र की सभ्यता को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मिस्र की सभ्यता को जानने के स्रोत हैं बाइबल, हेरोडोटस की रचनाएं और डायोडोरस की कृतियां। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, मिस्र की पिरामिडों में सर्वाधिक अजूबा, अनूठा और विश्व प्रसिद्ध किसका पिरामिड है? तो इनमें सबसे जो है वो कौन सा है? गीजा का पिरामिड है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। पिरामिड कहाँ से मिले हैं? तो ये मिस्र की सभ्यता से ही मिले हैं। किस सभ्यता में स्त्रियों को सर्वोच्च स्थान मिला हुआ था? बताएं। मिस्र की सभ्यता में इनमें से स्त्रियों को ऊंचा सम्मान मिलता था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मिस्र की सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय नेपोलियन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मिस्र की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी है? मिस्र की सबसे पुरानी राजधानी है मेम्फिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। विश्व का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे माना जाता है? तो तुतमोस तृतीय को मानते हैं विश्व का प्रथम साम्राज्य निर्माता। सी ऑप्शन। विश्व के प्रमुख देवता जो थे उनका नाम था रा। कौन से देवता है? विश्व के प्रमुख मतलब मिस्र के प्रमुख देवता जो रा थे वो कौन से देवता हैं? वो सूर्य के देवता हैं रा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मिस्र सभ्यता में ओसिरस का संबंध किससे है? ओसिरस जो थे ये आपके नील नदी से संबंधित देवता हुआ करते थे। ठीक है। चंद्रमा से संबंधित देवता जो थे उनको सिन कहा जाता था मिस्र सभ्यता में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल चलते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। ओके, चलिए ये प्रश्न है कि सर्वप्रथम सन 1859 ईस्वी में 1859 ईस्वी में किसने बताया कि किलाक्षर लिपि की जानकारी बेबीलोनियन को सुमेरों से हुई थी? ये किसने बताया था? हिंक्स महोदय ने बताया था, इतिहासकार हैं ये। अगला प्रश्न, सुमेरियन सभ्यता में राजा को क्या माना जाता था? सुमेरियन सभ्यता में राजा को मानते थे ईश्वर का प्रतीक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुमेरियन सभ्यता के लोगों के जीवन का मुख्य आधार क्या था? तो सुमेरियन सभ्यता के लोगों के जीवन का मुख्य आधार था कृषि और पशुपालन। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सुमेरियन लोगों ने कब लिपि का अधिकार मतलब कि आविष्कार कर लिया था? तो आज से लगभग 3400 या 3000 ईसा पूर्व में कर लिया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एनलिल किसका देवता था? एनलिल जो था तूफानों का देवता माना जाता था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुमेरियन लोग इनिक्की जो थे, इनिक्की नाम की देवी की मतलब की देवी की पूजा करते थे। इस देवी का संबंध किससे था? इनिक्की देवी का संबंध किससे था भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इनकी देवी का जो संबंध था किससे था? इनकी देवी, तो इनका संबंध किससे था भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इनकी जो देवी थी किससे संबंधित थी? ये उर्वरता की देवी थी, पृथ्वी की देवी थी। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, सुमेरियन सभ्यता के समाज में किस वर्ग में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी? तो बहुविवाह की प्रथा जो थी वो उच्च वर्ग जो होता था वो करता था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। असीरियन सभ्यता में राजा को क्या माना जाता था? असीरियन सभ्यता में राजा को माना जाता था किसका? भगवान का प्रतीक या ईश्वर का प्रतीक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, असीरिया राजा का विस्तार किधर अधिक था? असीरियन राजा का विस्तार जो था वो सीरिया की तरफ ज़्यादा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। असीरियन सभ्यता में परिवार का स्वरूप क्या था? असीरियन सभ्यता में परिवार का स्वरूप जो था पितृसत्तात्मक था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। असीरियन सभ्यता में किस लिपि का विकास हुआ? तो असीरियन सभ्यता में किलाक्षर लिपि का विकास हुआ। सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। असीरियन सभ्यता का अंत किस शासक की मृत्यु के पश्चात हुआ? तो असीरियन सभ्यता का अंत हुआ था असुर बानीपाल की मृत्यु के बाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, बेबीलोनिया की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था हम्बुराबी। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मिस्र की सभ्यता का उदय बताएं। मिस्र की सभ्यता का उदय विश्व में किस नदी के किनारे हुआ था? तो सिंधु नदी किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, तो ये नहीं होगा। हांगहो नदी किनारे हुआ था
चीन की सभ्यता का विकास, ये भी नहीं होगा। मेसोपोटामिया का विकास दजला फरात के हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। नील नदी में विकास हुआ है किसका? मिस्र की सभ्यता का। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नील घाटी सभ्यता में निम्न में से किस फल का प्रतीक, मतलब किस फल का अधिक प्रयोग किया जाता था? बताएं। नील नदी घाटी सभ्यता में निम्न में से किस फल का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता था? बताएं, किस फल का प्रयोग करते थे? खजूर का। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर खजूर आज भी होती, बड़ी बड़ी खजूरें होती हैं। जो आप लोग मार्केट में खजूर खाते हो बड़ी बड़ी, वो खजूर वहीं से आती है। अगला प्रश्न इराक ईरान से। अगला प्रश्न है, किस विद्वान द्वारा मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया है? तो किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? हेरोडोटस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, मिस्र का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो मिस्र का समाज जो था वो आपका 3 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में बटा हुआ था भैया मिस्र का समाज? तो 3 वर्गों में बटा हुआ था। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, दक्षिणी पूरब मतलब दक्षिणी मिस्र में सूर्य की उपासना किस नाम से होती थी? दक्षिणी मिस्र में जो सूर्य की उपासना होती थी वो किस नाम से होती थी? होरूस के नाम से होती थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। किस सभ्यता में परलोकवाद का बहुत महत्व था? परलोकवाद का बहुत महत्व था किसमें? मिस्र की सभ्यता में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? प्राचीन मिस्र के राजा को क्या कहते थे? प्राचीन मिस्र के राजा को कहा जाता था भैया क्या? फाराओ। क्या बोलते थे प्राचीन मिस्र के राजा को? फाराओ बोलते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है? तो किसका पिरामिड है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। तो गीजा का पिरामिड है। ठीक है, काहिरा के पास गीजा का पिरामिड। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नील नदी मिस्र में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से होकर के बहती है, जिसे कहा जाता है। वो 2 स्थान कौन कौन से हैं? पहला स्थान है ऊपरी मिस्र और दूसरा है निचला मिस्र। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से इसको देखेंगे, बिल्कुल ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक केंद्रीकृत राजशाही में ऊपरी और निचले मिस्र को शामिल करने का श्रेय किस महान राजा को दिया जाता है? तो किस महान राजा को दिया जाता है इनमें से? तो महान राजा है मोनिज या मेनिज। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। मिस्र के किस प्राचीन राजा ने सूर्य देवता एटन के लिए एक उपासना विधि की स्थापना करी थी? तो सूर्य के देवता मतलब के लिए एक उपासना विधि की स्थापना करी थी मिस्र के किस राजा ने? तो मिस्र के किस राजा ने करी थी भैया? मतलब कि अखनाटन ने करी थी। अखनाटन नाम के राजा ने। सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 322 ईसा पूर्व में मिस्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था? तो 322 ईस्वी मतलब ईसा पूर्व में मिस्र को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाने वाला जो शासक था उसका क्या नाम था? उसका नाम था सिकंदर। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मिस्र में स्थित विशालकाय पिरामिड थे। मिस्र में स्थित जो विशालकाय पिरामिड थे वो क्या हुआ करते थे भैया? वो क्या होते थे? महल, सार्वजनिक सराएं या देवालय या मकबरे? तो मकबरे हुआ करते थे। ठीक है, उसमें लोगों की लाशें हुआ करती थी। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मिस्र का प्रमुख देवता था, ये लोग मिस्र वाले मानते थे कि अगर जो है हम इनको चुनवा देंगे, उसमें मम्मी बना देते थे। मम्मी मतलब कि होता है मिट्टी, मतलब उसमें पत्थर में चुनवा देते थे लाश को, तो मिमी बन जाती थी वो, मतलब कि वही मिमी कहते थे उसी को। ठीक है, कि वापस आने का ताकि वो है एक प्रकार से उनकी शरीर ठीक ठाक बनी रहे, चूंकि आत्मा एक समय के बाद में वापस आती है फिर से उस शरीर को ढूंढने, ये लोगों की मान्यता थी। तो इसीलिए शरीर को बचा करके रखते थे। जब इनके राजा वजा बड़े व्यक्ति कोई मर जाते थे तो जो गीजा थे जो गीजा का पिरामिड है वो इसीलिए बनाया गया था, ताकि जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैनिकों को मार करके उन्हीं के साथ दफना दिया गया था, ताकि जो है राजा की आत्मा को कोई कष्ट ना हो। ठीक है, तो ये मान्यता थी। मिस्र का प्रमुख देवता था, बताएं मिस्र का प्रमुख देवता कौन था इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे। तो मिस्र के प्रमुख देवता थे एमन रे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा शासक एक नए धर्म का प्रचारक प्रवर्तक, एक ही यानी एकेश्वरवाद और निराकार ईश्वर यानी एटन और हिंसा का विरोधी शासक था? कौन सा शासक बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। तो वो था, उसका नाम था अपेन होतेप चतुर्थ, यानी इसको अखनाटन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन मिस्र के पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था कौन?
प्राचीन मिस्र में पिता की मृत्यु के बाद में जो संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था कौन पाता था? पुत्र, बड़ी पुत्री, पौत्र या पत्नी, किसको मिलता था उत्तराधिकार? तो मिलता था बड़ी पुत्री को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेम्फिस को मिस्र की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? मेम्फिस को मिस्र की राजधानी बनाने वाला शासक जो था वो था मेनिस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये सब। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखें प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई। देखिए हान राजवंश, चिन वंश, ठीक है, चाऊ राजवंश, ये सब राजवंश कहाँ के हैं? ये सब राजवंश आपके चाइना के हैं। सांग राजवंश, ठीक है, सांग राजवंश की बात की तो जो है टंग ने सांग राजवंश की स्थापना करी थी। सिया या जिया राजवंश हो गया। 5 सम्राटों में से अंतिम सम्राट सुन ने अपनी गद्दी युई नामक व्यक्ति को सौंपी थी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सम्राट हुए। हन हन राजवंश हुआ है। हन राजवंश जो है प्राचीन चीन का एक प्रसिद्ध राजवंश था, जिसने चीन में 206 ईस्वी से लेकर के 206 ईसा पूर्व से लेकर के 200 मतलब 206 ईस्वी से लेकर के 220 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। प्रश्न आगे आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि कुनाई ची नामक चित्रकार का संबंध किस चीनी राजवंश से था? कुनाई ची नामक चित्रकार का जो संबंध था वो किससे था भैया? वो था हान राजवंश से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता, बताएं, निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता में प्रत्येक परिवार में पूर्वजों की पूजा की जाती थी? बताएं फटाफट से आप बताएंगे किस में होती थी भाई, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल चीन की सभ्यता में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा आविष्कार चीन में हुआ है इनमें से? तो चीन का आविष्कार मतलब कि चीन में किसका आविष्कार हुआ इनमें से? तो चीन में किसका आविष्कार हुआ भैया? देखें जल घड़ी का भी आविष्कार चीन में हुआ है। भूकंप लेखी यंत्र का आविष्कार यानी सिस्मोग्राफ का भी आविष्कार चाइना में हुआ है। कागज का भी आविष्कार चाइना में हुआ। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी का आविष्कार हुआ है। अगला प्रश्न, चीन का सबसे, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, चीन का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? चीन का सबसे जो प्राचीन राजवंश है वो कौन सा है भैया? वो है सांग वंश। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता में राजस्व में देवत्व की भावना का प्रचलन था? राजस्व में यानी कर में जो था वो देवत्व का एक प्रकार से जो था भावना थी, वो किस सभ्यता में, बताएं। तो सभ्यता है आपकी कौन सी? बिल्कुल चाइना की सभ्यता। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि प्राचीन सभ्यताओं में रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था? प्राचीन सभ्यताओं में रेशम का आविष्कार हुआ है कहाँ पर? चीन की सभ्यता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूशियस कहाँ का था भाई? कन्फ्यूशियस कहाँ का निवासी था? तो ये एक प्रकार से कन्फ्यूशियस इनमें से मतलब कि कन्फ्यूशियस जो था, ये आप लोग कमेंट करके बताएं, कन्फ्यूशियस जो था उसका संबंध किस सभ्यता से था, बताएं, या फिर आधुनिक? तो कन्फ्यूशियस जो था एक प्राचीन चीनी दार्शनिक था, महान समाज सुधारक था, ठीक है। और 551 ईसा पूर्व में लू प्रांत में एक प्रकार से आधुनिक सातुंग उसको बोलते हैं, लू प्रांत को अब सातुंग प्रांत बोलते हैं, तो वहीं पर इसका जन्म हुआ था। इसके बचपन का नाम था कुंग तुत्जे। तो ये चाइना से संबंधित था, ठीक है, कन्फ्यूशियस, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चीन की सभ्यता संबंधित है कन्फ्यूशियस किससे? चाइना की सभ्यता से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखेंगे।